यूक्रेन के शस्त्रागार में एक असामान्य लेकिन रोमांचक नए हथियार के आने से अब उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई है और वह कहीं ज्यादा प्रभावी हो गया है। एक ऐसा हथियार जो समताप मंडल तक पहुंचकर दुश्मनों पर गिरता है और जैमर व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से बच जाता है। एक ऐसा हथियार जो रूसी वायु रक्षा प्रणाली को तुरंत नष्ट कर क्रेमलिन की सेना, परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचे को बाद के हमलों के लिए और असुरक्षित बना देता है। मिलिए डार्ट से जो दशकों पुरानी सोच को 21वीं सदी में लाने वाली मिसाइल है और यूक्रेन के हथियारों में अमूल्य जोड़ बन सकती है। डार्ट को यूक्रेन के सेंटर ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम ने डिजाइन किया। ये हल्की मिसाइल है जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक बलून से हवा में उठाने को डिजाइन किया गया है। एक बार जब बलून एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो मिसाइल को छोड़ दिया जाता है, जो अपने अंदर लगे नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पहले से तय उड़ान मार्ग पर चलती है और आखिरकार ऊपर से अपने लक्ष्य पर वार करती है। यह एक बेहद सरल विचार है और युद्ध में बैलून के इस्तेमाल का विचार सदियों पुराना है। प्राचीन चीन में कोंगमिंग लालटेन का उपयोग सैन्य संकेत उपकरण के रूप में होता था। प्रसिद्ध रणनीतिकार झुगे लियांग ने दुश्मन से घिरे होने पर मदद का संकेत देने के लिए इसका पहली बार इस्तेमाल किया, जो जल्दी लोकप्रिय हुआ। पश्चिमी दुनिया में सैन्य उद्देश्यों के लिए गुब्बारों के इस्तेमाल का एक और शुरुआती उदाहरण 18वीं सदी के अंत में फ्लेरस की लड़ाई के दौरान देखने को मिला, जिसमें फ्रांसीसी सेना ने दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे का इस्तेमाल किया था और जमीन पर मौजूद सैनिकों को वास्तविक समय में रिपोर्ट प्रदान की। फ्रांस के पास अपनी अल्पकालिक गुब्बारा कोड थी जिसे नेपोलियन ने भंग किया, लेकिन युद्ध में गुब्बारों के उपयोग का विचार खत्म नहीं हुआ। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रियाई शाही सेना ने 1849 में वेनिस के खिलाफ गुब्बारा आधारित बमों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कागज के गर्म हवा के गुब्बारों में लगभग 24 से 30 पाउंड यानी 11 से 14 किलोग्राम वजनी विस्फोटक जोड़े, जिन्हें जमीन और स्टीमर से छोड़ा गया। करीब 200 गुब्बारे छोड़े गए, जिनमें से कम एक शहर पर जा गिरा, लेकिन कई दूर बह गए, जिससे युद्ध में इन पर निर्भरता चुनौती बनी रही। समय के साथ दुनिया भर की सैन्य ताकतों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने इन चुनौतियों का हल ढूंढने और गुब्बारा युद्ध के नए बेहतर तरीके खोजने की कोशिश की। प्रथम विश्व युद्ध में गुब्बारों का काफी व्यापक रूप से निगरानी प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध में तो इनके और भी विविध उपयोग देखने को मिले। ब्रिटिशों ने जर्मन बम वर्षकों और क्रूज मिसाइलों के हमले रोकने के लिए बेराज गुब्बारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने गुब्बारों से ऑपरेशन आउटवर्ड नामक सैन्य कार्रवाई भी की। इसमें करीब 1 लाख गुब्बारे छोड़े गए, जिनमें आधे में आग लगाने वाले उपकरण और बाकी में स्टील की तारें थी, जिन्हें यूरोप में आग लगाने व बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था, जिससे जर्मन सेना में अफरा तफरी मच गई। इस बीच जापान ने भी फायर बलून, जिन्हें फूगो बैलून बम भी कहा जाता है, का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री को प्रशांत महासागर के पार पहुंचाने के लिए किया। इन गुब्बारों की संख्या हजारों थी। व्यास करीब 33 फीट यानी लगभग 10 मीटर था और ये टिश्यू पेपर से बने थे। इन्हें होंशू से छोड़कर इनमें विस्फोटक और आग लगाने वाले उपकरण लगे थे। आखिरकार सैकड़ों गुब्बारे उत्तरी अमेरिका में दिखे, जिससे 6 लोगों की मौत और कुछ जंगलों में आग लगी। अब इन ऐतिहासिक उदाहरणों के परिणाम अलग अलग रहे, लेकिन आधुनिक सेनाओं के पास बेहतर तकनीक, गुब्बारों को प्रभावित करने वाली स्थितियों की बेहतर समझ और उन्हें संभालने के उन्नत तरीके हैं। इसी वजह से दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में से कुछ, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन शामिल हैं, गुब्बारा आधारित प्रणालियों के संभावित उपयोगों की खोज जारी रखते हैं। हालांकि यूक्रेन सिर्फ खोज या प्रयोग ही नहीं कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार यह कई वर्षों से रूसी पंक्तियों में भ्रम, अराजकता और तबाही फैलाने के लिए गुब्बारे तैनात कर रहा है। कोई भी देश गुब्बारों के इस्तेमाल को यूक्रेन जितना आगे कोई और देश नहीं ले गया है, जो रूस में गहरे हमले, टोही, परिवहन और छलावे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है। कीव की सेनाओं ने संघर्ष की शुरुआत में गुब्बारों से रूसी सैनिकों पर बम ग्रेनेड गिराए और दुश्मन की वायु रक्षा को थकाने के लिए उनका छलावे के रूप में इस्तेमाल किया।
2024 तक उसने अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं के उत्पादों को छोटे कामिकाजे हथियारों के वाहक के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपने गुब्बारा आधारित प्रयासों को और उन्नत कर लिया था। इन गुब्बारों से यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले इलाकों से बाहर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार रूसी ठिकानों पर हमला करने की क्षमता मिली। गुब्बारे कई हमलों में तेल क्षेत्रों, रिफाइनरियों, शिपिंग टर्मिनलों और रेलवे हब्स पर इस्तेमाल हुए हैं। माइकल कॉफमैन, जो कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में रूसी सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं, बताते हैं कि यह यूक्रेन का महत्वपूर्ण प्रयास है ताकि रूस को बेहतर शर्तों पर बातचीत के लिए लाया जा सके। आंशिक रूप से इसमें गुब्बारों का योगदान है, इसलिए यूक्रेन के सैन्य इंजीनियर लगातार सीमाओं को आगे बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं। डार्ट मिसाइल उनके प्रयासों का नतीजा है। आइए जानें ये क्या है और कैसे काम करती है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज सेंटर ने न तो मिसाइल की सटीक तकनीकी विशेषताएं बताई है और न ही उन गुब्बारों की जिनका इस्तेमाल इसे लॉन्च करने के लिए किया गया है। हालांकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि ये मिसाइल काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट यानी 1.8 मीटर है और इसका वजन खाली अवस्था में लगभग 29 पाउंड या 13 किलोग्राम है। कहा जाता है कि यह मिसाइल अपनी संरचना के अनुसार 7.7 पाउंड यानी 3.5 किलोग्राम से लेकर 22 पाउंड यानी 10 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ऐसा माना जाता है कि वॉरहेड में ग्रेफाइट आधारित भेदनकारी तत्व शामिल है। हालांकि फिर भी इसके काम करने के तरीके या इसे किस प्रकार के लक्ष्यों के खिलाफ तैनात किया जा सकता है, इस बारे में कोई विशेष पुष्टि की गई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम इस मिसाइल की सटीक रेंज, सटीकता का स्तर या यहाँ तक कि इसके उत्पादन की स्थिति के बारे में भी नहीं जानते हैं, जो कि पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि यूक्रेन नहीं चाहता कि रूस इस जानकारी का इस्तेमाल उनके खिलाफ करे। ऐसे हथियारों को युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैयार होने तक गुप्त रखना कहीं बेहतर है, क्योंकि इससे दुश्मन को चौंका देने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। हालांकि कई तकनीकी जानकारियां गोपनीय हैं, फिर भी हमें डार्ट के काम करने का सामान्य अंदाजा है। रिपोर्टों के अनुसार समताप मंडलीय गुब्बारे इसे 7.5 से 11.2 मील या 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएंगे। एक बार जब ये सही ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो मिसाइल लॉन्च की जाती है। तब ये हवा में स्थिर रहने और अपने पूर्व निर्धारित उड़ान पथ पर बढ़ने के लिए विशेष सर्वो एक्ट्यूएटर्स और अंतर्निहित नेविगेशन सिस्टम्स पर निर्भर करता है। ये छोटी बात दिख सकती है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिसाइल को गुब्बारे से बस गिरा दे और वह स्थिर न हो सके तो वह अपने रास्ते से मीलों दूर जा सकती है। इसके बजाय डार्ट अपने लक्ष्य की ओर उतरते समय खुद को निर्देशित करता है, लेकिन जैसे ही यह पृथ्वी की सतह से लगभग 3.7 मील या 6 किलोमीटर दूर होता है, इसका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है। यह निसंदेह डार्ट के डिज़ाइन का सबसे महत्वपूर्ण और रोचक हिस्सा है। जब इसका नेविगेशन सिस्टम बंद हो जाता है तो ये अपने उड़ान मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक ठोस ईंधन इंजन पर निर्भर करता है, जो एक पूर्व निर्धारित रास्ते का अनुसरण करता है जब तक कि ये अंततः अपने लक्ष्य से नहीं टकरा जाता, जो कि एक गोला बारूद डिपो से लेकर एक तेल भंडारण टैंक तक कुछ भी हो सकता है। अब समझिए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। रूस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी EW सिस्टम्स पर तेजी से निर्भर होता जा रहा है ताकि यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों को जाम, स्पूफ या अन्य तरीकों से बाधित किया जा सके। इसके इंजीनियर लगातार नवाचार कर अतिरिक्त एंटेना जोड़ रहे हैं और जटिल सिस्टम बना रहे हैं। यूक्रेन की हवाई साधनों को रोकने, उनकी संचार व्यवस्था काटने और नेविगेशन सिस्टम निष्क्रिय करने के लिए, ताकि वे निशानों पर हमला न कर सके। डार्ट सिस्टम का अनूठा फायदा ये है कि अपने अवतरण के अंतिम कुछ मीलों के दौरान ये बाहरी संचार या सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर नहीं करता। तो कम से कम सिद्धांत रूप में भले ही रूस के पास जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर की पूरी फौज हो जो रेडियो तरंगों को नकली सिग्नलों और स्टैटिक से पाठ देने के लिए तैयार हो, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिस्टम पर शोर का असर नहीं होता क्योंकि यह सुनता ही नहीं है। इसके बजाय ये चुपचाप बिना किसी संकेत के अपने लक्ष्य पर गिरता है और जैमर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। एक युद्ध में जो तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक द्वारा नियंत्रित हो रहा है, ये
बहुत महत्वपूर्ण है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस संघर्ष की मुख्य शक्ति बन गई है और दोनों पक्षों पर असर डाल रही है। उदाहरण के लिए 14 से 15 जून की रात को रूस ने यूक्रेनी कस्बों और शहरों पर चौंका देने वाले 70 मिसाइल और 600 से अधिक ड्रोन, कुल मिलाकर 681 हवाई हथियार दागे। यूक्रेन उन हथियारों में से 632 को या तो नष्ट करने या जाम करने में सक्षम रहा, जो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में जान बचाने और आपदाओं को रोकने की अद्भुत शक्ति और क्षमता है। युद्ध में जीपीएस जैमिंग सिस्टम्स की बड़ी मौजूदगी ने रूस और यूक्रेन को हताश दौड़ में डाल दिया है। वैकल्पिक मार्गदर्शन विधियां या ऐसे हथियार विकसित करना जिन्हें पूरे रास्ते मार्गदर्शन की जरूरत न हो और जो पहले से जानते हो कहां जाना है, जैसे डार्ट। इस नए हथियार के अन्य फायदे, उपयोग और कमियों की बात करने से पहले बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर द मिलिट्री शो से फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। डार्ट की सबसे बड़ी खासियत दुश्मन की ईडब्ल्यू प्रणालियों से बचना है, लेकिन यही इसका एकमात्र फायदा नहीं है। इस सिस्टम का बड़ा फायदा है कि इसे गुब्बारे से लॉन्च किया जाता है, जिससे इसे लगभग कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसमें अग्रिम मोर्चे और यूक्रेन के अंदरूनी क्षेत्रों के स्थान शामिल हैं, क्योंकि मौसम चार्ट दिखाते हैं कि समताप मंडलीय हवाएं यूक्रेन से रूस की ओर बहती हैं। उदाहरण के लिए कीव में छोड़ा गया गुब्बारा हवा के साथ 100 मील या अधिक दूर मॉस्को की ओर जा सकता है और फिर पेलोड गिरा सकता है। यहाँ विमानों नहीं, गुब्बारों की बात है। तो यूक्रेन के सैनिकों को बस सिस्टम फुलाकर उसे उड़ने देना है। इन प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए न तो रनवे या एयरफील्ड की जरूरत है, न ही किसी पायलट की जान को खतरे में डालने या महंगे विमान को नुकसान या नष्ट होने के जोखिम की जरूरत है। इन्हें कभी भी लगभग कहीं भी छोड़ा जा सकता है और दुश्मन के इलाके में भेजा जा सकता है। इससे रूस को एक नई तरह की चुनौती मिलती है। अब तक रूस को यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन, मिसाइलों और पश्चिमी हथियारों जैसे स्टॉर्म शैडो और अटैक्स का सामना करना पड़ा है। ये प्रणालियां भले ही अलग हों, लेकिन कई एक जैसे पारंपरिक पैटर्न और कमजोरियां साझा करती है, जिन्हें रडार, वायु रक्षा और ईडब्ल्यू तकनीकों से भुनाया जा सकता है। डार्ट लगभग हर तरीके से अलग है। यह औसत ड्रोन से कहीं ऊंचाई तक उड़ता है और लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचता है, बिना औसत मिसाइल जैसी नेविगेशन तकनीक पर निर्भर हुए। ये रूस के लिए समस्या है, क्योंकि क्रेमलिन के पास ऐसी प्रणाली से निपटने का कोई साबित तरीका नहीं है। ये केवल यही उम्मीद कर सकता है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियां जैसे S-300 और S-400 मिसाइलों को आते हुए देख ले और टकराने से पहले उन्हें रोक ले। हाल के वर्षों में स्पष्ट हुआ है कि ऐसी प्रणालियां भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती। यूक्रेन द्वारा दर्जनों को नुकसान पहुंचाया गया है और नष्ट कर दिया गया है, और उनके पास कम रक्षा प्रणालियां बची हैं। इसलिए क्रेमलिन के कमांडरों को अपनी बची हुई संपत्तियों को फिर से तैनात करने और अपनी सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और अन्य स्थानों जैसे मॉस्को की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फिर भी यूक्रेन बार बार साबित कर रहा है कि रूस की रक्षा व्यवस्था कमजोर है, क्योंकि कीव के ड्रोन ऑपरेटरों ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे सबसे बड़े और सबसे कड़ी सुरक्षा वाले शहरों पर कई बार हमले किए हैं। डार्ट की ताकत से यूक्रेन की रक्षा सेनाएं उन हमलों को क्रेमलिन के लिए और घातक व विनाशकारी बना सकती हैं। उदाहरण के लिए यह एक हवाई हमले की शुरुआत के रूप में डार्ट मिसाइलों की एक श्रृंखला दाग सकता है और उन्हें किसी लक्षित क्षेत्र में किसी भी रडार या रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद यह ड्रोन झुंड और पारंपरिक मिसाइलों से हमला कर उजागर ऊर्जा अवसंरचना और सैन्य संपत्तियों को नष्ट कर सकता है। इसके फायदे यही खत्म नहीं होते, लागत भी एक अहम पहलू है। यह कोई राज नहीं है कि यूरोप और अन्य जगहों से अपने सहयोगियों की उदार वित्तीय सहायता और समर्थन पैकेजों के बावजूद यूक्रेन रूस के बेहद ऊंचे रक्षा खर्च के स्तर की बराबरी नहीं कर सकता। वह अपने विरोधी की तरह विशाल गोला बारूद भंडार, जनशक्ति या सैन्य उत्पादन क्षमता में बराबरी नहीं कर सकता। उसके पास वे बड़ी फैक्ट्रियां और लॉजिस्टिक नेटवर्क नहीं है
जिन पर रूस महंगी मिसाइलें और ड्रोन बड़े पैमाने पर बनाने के लिए निर्भर करता है। नतीजतन उसे चीजें अलग तरह से करनी होती है, उसे लचीला और लागत कुशल होना पड़ता है। इसी कारण यूक्रेन घरेलू नवाचारों, खासकर सस्ते और आसानी से बनने वाले ड्रोन पर बहुत निर्भर है, जिससे उसकी ड्रोन सेना लगातार अधिक विविध होती जा रही है। इसी कारण यूक्रेन ने युद्ध में परफेक्ट हथियार बनाने के बजाय ऐसे किफ़ायती और कारगर सिस्टम्स में निवेश किया जिन्हें दुश्मन के लिए संभालना मुश्किल है। गुब्बारे से छोड़ी जाने वाली हल्की मिसाइल इस ज़रूरत पर बिल्कुल खरी उतरती है। इसके कॉम्पैक्ट आकार और इस तथ्य के कारण कि इसे लॉन्च या पायलट करने की बजाय बस हवा में तैराया जा सकता है, डार्ट को सीरियल प्रोडक्शन में डालना यूक्रेन के लिए काफ़ी सस्ता साबित होना चाहिए। हमें हर यूनिट की कीमत तो नहीं पता, लेकिन ये बड़े और जटिल क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स से काफ़ी सस्ते हो सकते हैं। हालांकि डार्ट का वारहेड छोटा है, लेकिन उसमें इतना दम होना चाहिए कि वह सही लक्ष्यों को गंभीर नुकसान पहुंचा सके। इतना कहने के बाद भी जरूरी है कि हम ज्यादा उत्साहित ना हों और ना माने कि डार्ट एक बेदाग हथियार है या यूक्रेन की सभी समस्याओं का हल है। आखिरकार इस सिस्टम के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, और इसकी असली क्षमताओं और वास्तविक प्रभावशीलता को पूरी तरह समझने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होगी। विशेषज्ञ पहले से ही ये सवाल उठा रहे हैं कि डार्ट के नेविगेशन सिस्टम्स को कितना प्रभावी होना चाहिए, उदाहरण के लिए ताकि ये सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर बना रह सके, भले ही वे सिस्टम्स निष्क्रिय कर दिए जाए। कई लोगों ने गुब्बारे आधारित सिस्टम्स की ऐतिहासिक समस्याएं भी बताई हैं। उदाहरण के लिए, जिसने कभी हवा में गुब्बारे को बह जाने दिया हो, वह जानता है कि ये हवा और मौसम से कितनी आसानी से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, सैन्य स्तर के स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारे वैसे नहीं होते जैसे घर पर जन्मदिन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गुब्बारे, लेकिन कई नियम अब भी उन पर लागू होते हैं। हवा अलग अलग दिशाओं में उन्हें उड़ा सकती है और वे हवा की ताकत और मौसम में अचानक बदलावों से प्रभावित होते हैं। लॉन्च का समय और रिलीज की स्थिति जैसे कारक अनिश्चितता की एक निश्चित मात्रा ला सकते हैं, जिससे डार्ट को नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए डार्ट की कुल रेंज, उसके अपने लक्ष्य को भेदने की संभावना और उसकी सटीकता के लिहाज से उसमें कितनी गलती की गुंजाइश है, इन सब पर सवाल उठाए जाने चाहिए। हमें यह भी जानना जरूरी है कि हर यूनिट को बनाने में कितनी लागत आती है और क्या इस सिस्टम का असली युद्ध परिस्थितियों में परीक्षण या इस्तेमाल किया गया है या नहीं, या फिर ये अभी भी शुरुआती योजना और प्रोटोटाइप के चरण में ही है। इन जानकारियों के बिना हथियार की असली मूल्य और व्यवहार्यता पर ठोस निष्कर्ष संभव नहीं। अब तक मिली जानकारी के आधार पर इस सिस्टम को लेकर आशावादी होने की कई वजहें हैं। कम से कम कागजों पर ऐसा लगता है कि यह यूक्रेन द्वारा पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल में आई कई समस्याओं का समाधान करता है, साथ ही दुश्मन के लिए नई चुनौतियां भी पेश करता है। यह निश्चित रूप से एक अनोखा प्रस्ताव है, और अगर यह सफल होता है तो यह इसी तरह की और प्रणालियों के लिए रास्ता खोल सकता है, जिन्हें खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि लक्ष्य के पास पहुंचते समय अपने ही आंतरिक नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय किया जा सके। और कीव यहाँ रुकना नहीं चाहता। हालांकि वे डार्ट की तकनीकी विशेषताओं को लेकर काफ़ी गुप्त रहे हैं, लेकिन सिस्टम के डेवलपर्स ने खुलकर स्वीकार किया है कि इसकी तकनीक को भविष्य की परियोजनाओं की नींव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें बैलिस्टिक और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हो सकती हैं। इसके बारे में और जानकारी नहीं दी गई कि इसमें क्या शामिल हो सकता है, लेकिन यूक्रेन की टीमें शायद पहले से ही गुब्बारों का इस्तेमाल करके बड़े और ज़्यादा घातक हथियार लॉन्च करने के अतिरिक्त तरीके तलाश रही हैं, या उन हथियारों में और भी स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वे रूस के EW जैमर को चकमा दे सके। किसी भी तरह एक बात तो साफ है, यूक्रेन की महत्वाकांक्षा बेजोड़ है और यह देश नवाचार के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखा रहा है। यूक्रेन हमेशा नए रोमांचक तरीके खोजते हैं ताकि सीमाएं तोड़ी जा सके और सैन्य तकनीकों की क्षमताएं ऐसे बढ़े जैसा दुनिया सोच भी नहीं सकती। अपनी महत्वाकांक्षा, नवाचार और आत्मविश्वास के कारण ही यूक्रेन आज इतनी मजबूत स्थिति में है, जबकि रूस लगातार
और गहरे संकट में डूबता जा रहा है, जिसके बारे में आप इस वीडियो में और जान सकते हैं, जो दिखाता है कि कैसे यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन भी अब समझने लगे हैं कि उनका युद्ध असफल होने जा रहा है। और इस तथ्य के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जानने के लिए यह वीडियो देखें, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे रूस आने वाली पीढ़ियों तक भी परेशान रह सकता है, भले ही युद्ध अंततः समाप्त हो जाए। रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर के अन्य बड़े संघर्षों पर गहन विश्लेषण और ताज़ा रिपोर्टिंग के लिए आज ही द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।